चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपन सीयूईटी में आगे और आज अपन लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे का टॉपिक दैट इज कैपेसिटेंस। यानी आज अपन लोग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं और उस पर बेस्ड वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आपके पेपर में आ सकता है वो सारी चीजें कराने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जब भी मुझसे बात की जाएगी कैपेसिटेंस की या कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर की, कैपेसिटेंस की बात कैपेसिटर में की जाएगी, बट अगर कैपेसिटी की बात की जाएगी तो यहां से दोस्तों पहला पॉइंट जो अपने पास निकल कर आता है वो पॉइंट निकल कर आता है पापा ऑफ ऑल कैपेसिटर। मतलब कि अगर कैपेसिटेंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से भी हो सकता है और वो है Q इज इक्वल टू CV। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। Q क्या होता है? चार्ज होता है। C क्या होता है? कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी होगी। V क्या होगा? उसका पोटेंशियल होगा। अगर कैपेसिटर है तो Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV 2 3 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। याद रखना पापा ऑफ कैपेसिटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। जब यहां पर अपन देखेंगे तो अपने पास और भी फॉर्मूले कैपेसिटेंस के निकल कर आएंगे। और क्या फॉर्मूलेज निकल कर आएंगे? अगर मैं आपसे कहता हूं स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस r है, इसकी कैपेसिटी क्या निकल के आएगी अपने पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारे पास आएगा। अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी रेडियस r है, अगर रेडियस r है तो उसकी जो कैपेसिटी निकल कर आएगी वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। अगर मुझसे कोई कहे कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी या कोई स्फेरिकल कंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होने वाली है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है हाफ CV स्क्वायर। ये कुछ हाफ mv स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं? वहां मास होता था, वेलोसिटी v होती थी। यहां पर कैपेसिटेंस है और कैपेसिटर जो चार्ज को जब अपने अंदर स्टोर करता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो फॉर्मूला हो गया हाफ CV स्क्वायर, या इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं हाफ QV, या इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं हाफ Q स्क्वायर बाय C। समय समय पर अलग अलग फॉर्मूलाज निकल कर आएंगे। ये अपने पास हो गया एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला। अगर मैं आपसे कहता कि मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और अगर अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो वहां पर आ जाएगा K। मतलब कि अगर प्लेट्स कंप्लीटली फिल्ड हैं किसी मीडियम से तो यहां पर अपने पास K आता है, नहीं तो K की जगह पर पार्शियली फिल्ड का फॉर्मूला अलग होता है। और अगर नहीं है कोई मीडियम तो वहां पर अपने पास फॉर्मूले में आ जाता है 1, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यहां पर A क्या है मेरे पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट, और D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मेरे पास बिल्कुल क्लियर कट फॉर्मूला निकल के आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। ओके, अब अगर ये बात भी आपके समझ में आ गई है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद हमारे पास पार्शियली फील्ड अगर होगा तो क्या होगा? तो अगर पार्शियली फील्ड है मतलब कि ये मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट्स है और इनके बीच में मैंने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, इसकी अपने पास टोटल थिकनेस है D और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है T। तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। ये आपके पास आ गया पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई बाबा जी। अब कौन सा फॉर्मूला? तो अब अगला फॉर्मूला बताता हूं दोस्तों। अगला जो अपने काम आने वाला है वो है कॉम्बिनेशन। एक होगा मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें करूं तो कैपेसिटेंस में मेरे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 1 बाय C इक्विवेलेंट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। जितने भी कैपेसिटर हो 1 अपॉन। सीरीज के केस में, सीरीज के केस में क्या सेम रहता है? मतलब कि इस तरह से कनेक्टेड होंगे, एक का टेल दूसरे के हेड से, यानी कि चार्ज मेरे पास सेम रहेगा। मगर अगर मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हमारे पास ये कैपेसिटर्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे, कुछ ऐसे कनेक्टेड होंगे
और इस केस में मेरे पास C इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन। यानी कि जब ये मेरे पास कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए होंगे दोस्तों, उस केस में इन सब की कैपेसिटी जो होगी, जो कैपेसिटेंस होगा, वो ऐड होता चला जाएगा। रेजिस्टेंस पढ़ते थे अपन लोग, उसका उल्टा है यहां पर। मतलब कि यहां पर अपन रेजिस्टेंस में पैरेलल में कुछ ऐसा फॉर्मूला आता था, यहां पर पैरेलल में जो है वो उसके सीरीज जैसा फॉर्मूला आ रहा है, सम वाला फॉर्मूला निकल के आ रहा है दोस्तों। ये मेरे पास हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो जब मैं आपसे कहूंगा कि भाई मैं दो कैपेसिटर्स को कंबाइन कर रहा हूं, तो बताइए कि इनके बीच का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, या फिर एनर्जी लॉस कितना होगा। इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका C2 था, इसका पोटेंशियल V1 था, पोटेंशियल डिफरेंस यहां V2 था। तो आपसे कहा जाएगा बताइए कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस और माइनस डिपेंड करेगा कि आप कौन सी प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो। अगर एक पॉजिटिव को दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हो तो बीच में प्लस, अगर एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हो तो बीच में माइनस। अगर आपसे कहा जाए कि भाई जब इनको कनेक्ट किया तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। कितना एनर्जी का लॉस हुआ भाई? तो एनर्जी के लॉस का फॉर्मूला होता है अपने पास हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। ओके, ये बात भी समझ में आ गई बाबा जी, बहुत बढ़िया बात है। चलिए और काम हो गया अपना। हाँ, एक काम और हो गया। अब अगर मैं आपसे ये कहता कि यहां पर मेरे पास डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं कि एयर में मेरे पास जो कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई सा भी कैपेसिटर है, जब उसके अंदर कोई मीडियम नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस C एयर है। और जब मीडियम आ गया तो C मीडियम है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? तो डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। तो अपने पास जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो कुछ इस तरह से आता है कि मीडियम आने पर K टाइम्स बढ़ जाता है, तो C मीडियम अपॉन C एयर इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Cm/Ca इज इक्वल्स टू K। अच्छा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की बात यहां पर निकली है, तो अब अपन को यह भी पता होना चाहिए कि क्या डाइलेक्ट्रिक्स को कंबाइन किया जा सकता है? बिल्कुल कंबाइन किया जा सकता है दोस्तों। डाइलेक्ट्रिक्स के केस में हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक बनेगा सीरीज और दूसरा बनेगा पैरेलल। मतलब कि मैं डाइलेक्ट्रिक्स को भी कंबाइन कर सकता हूं। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे लगा दिए एक के साथ दूसरा, ये K1 है, ये K2 है यहां पे, और ये एक प्लेट A है, ये दूसरी प्लेट B है। तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक्स को कुछ ऐसा कंबाइन करूं कि ये मेरे पास प्लेट A है, ये मेरे पास प्लेट B है, ये K1 है, ये K2 है, इनकी थिकनेस भी दे दी, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर मैंने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया कि ये मेरे पास प्लेट A है और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स को मैंने कुछ ऐसा रख दिया, ये K1 है, ये K2 है, तो इसे अपन कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में और डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली मेरा चार्ट वहां कंप्लीट हो गया था, बट दो फॉर्मूलाज और मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं यहां पर। सबसे पहली चीज कौन से बात कर रहे थे अपन? सीरीज कॉम्बिनेशन की, जब डाइलेक्ट्रिक्स को अपन लोगों ने इसके अंदर फिल किया। यहां पर मैं तुमको देता हूं बाबा जी की बूटी, और वो ये कहती है कि समेशन ऑफ T/K इज अ कांस्टेंट। बस इसी तरह से डील करते चलो। अगर तुमने इसको इस तरह से डील कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा दोस्तों। कैसे हो जाएगा वो बताता हूं। देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास ये दो ऐसे मीडियम्स हैं जो कि प्लेट्स के बीच में रखे हुए हैं, ये K1 है, ये K2 है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास A है। तो आप अगर देखो इसकी थिकनेस मान लो T1 है, इसकी T2 है। तो अगर मैं इसके लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूं तो टोटल थिकनेस कितनी है? T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 टोटल थिकनेस अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल T1/K1 प्लस T2/K2, T1/K1 प्लस T2/K2। ये T/K इज अ कांस्टेंट, ये ध्यान रखने वाली बात थी। अगर तुमने ये दिमाग में रख लिया तो ये चीज अब तुम्हारे दिमाग से फिर जाएगी नहीं। T/K कांस्टेंट रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, टोटल थिकनेस अपॉन टोटल K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू T1/K1 प्लस T2/K2। अगर मैं यहां पर आपसे ये कहता कि मेरे पास T1 और T2 दोनों बराबर हैं, T के बराबर हैं, मान लेते हैं T1 और T2 दोनों बराबर हैं, इन दैट केस आपके पास इसको सॉल्व करने पे K इक्विवेलेंट मिलेगा 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2। दोस्तों बहुत 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 काम का फॉर्मूला है अपने लिए ये। अब अगर अपन देखें यहां पर,
तो ये तो सीरीज की बात कर ली बाबा जी आपने, ओके। चलिए पैरेलल की बात करते हैं। तो जब डायलेक्ट्रिक्स को अपन लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रखेंगे तो क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है दोस्तों कि ये देखो, ये आपके पास क्या है, ए, ये क्या है आपके पास, बी, और ये आपने यहां पर एक मीडियम। पैरेलल मतलब कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाने के आपने नए नए रास्ते खोज लिए, एक रास्ता ये, एक ये। सीरीज के केस में क्या है, आपको दोनों से होके जाना पड़ेगा। दोनों से होकर नहीं गए तो फिर आप दूसरी साइड नहीं पहुंच पाओगे। तो पक्की बात है कि ये सीरीज में है, पर यहां दिख रहा है कि ये किस में है, पैरेलल में है अपने पास। अब इसका एरिया मान लीजिए A1 एरिया में है ये, और ये वाला जो एरिया है ये A2 है। अब इस केस में अपन को जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि समेशन ऑफ K इंटू A इज अ कांस्टेंट। ये है इसकी बूटी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एरिया कितना, A1 प्लस A2 इस इंटू K इक्विवेलेंट। इस केस में कितना है एरिया, A1, डायलेक्ट्रिक क्या है K1, तो K1 इंटू A1। इस केस में कितना है, K2 इंटू A2 डिवाइडेड बाय, अगर यहां पर सॉल्व कर दिया जाए तो K इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। और अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि A1 और A2 दोनों बराबर हैं दोस्तों, तो उस केस में यहां पर K इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। ये एक स्पेशल केस हो गया हमारे पास कैपेसिटर का, और ये हमारे पास कैपेसिटर की वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं जो हमें आना चाहिए, जो हमारे CUET एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। अब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कैपेसिटर को, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी तो तुम्हें डीपीपीज मिल ही रही हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर बहुत सारी चीजें आती रहती हैं भाई आप लोगों के लिए। तो ये है आपके पास दोस्तों पहला क्वेश्चन। टू कैपेसिटर C1 ये 2 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड अ पैरेलल थर्ड कैपेसिटर, ये थर्ड है, 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। This arrangement is then connected to a 2-volt battery as shown in the figure. How much energy is lost by the battery in charging the capacitors? इनको चार्ज करने में बैटरी ने कितनी एनर्जी को लॉस किया। स्टोर की बात नहीं कर रहा है, लॉस की बात कर रहा है। तो पहली बात तो ये, इस टाइप के जब भी सर्किट के क्वेश्चंस आए, आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं दोस्तों। तो यहां से अगर आप गौर से देखो, अगर इस केस में हम देखें यहां पर, तो यहां से जो चार्ज आएगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और यहां से ऐसा, मतलब कि इन दोनों में चार्ज सेम रहने वाला है। और अगर इन दोनों में चार्ज सेम रहने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज में है, क्योंकि चार्ज सेम रहता है सीरीज में। तो C1 C2 आ चुके हैं सीरीज में, ओके। चलिए तो अपन यहां पर C1 C2 को सॉल्व कर लेते हैं। भाई क्या आ गया C1 C2 को सॉल्व करने पे, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। चलो उसके अकॉर्डिंग एक 2 है और एक 6 है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास एक 2 है और एक 6 है, और ये मेरे पास है सीरीज में। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/6। सो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 एलसीएम आ गया, यहां 3 यहां 1, तो ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज 6 इधर 4 नीचे 3/2। सो ये आ चुका है मेरे पास यहां पर 3/2। इन दोनों को सॉल्व करने पे 3/2, और ये इसके साथ C3 जो है ये लगा हुआ है 4 का, तो 3/2 यानी 1.5, और ये लगा हुआ है यहां पर अपने पास 4 माइक्रोफैरड का। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस हो चुका है 5.5, क्योंकि पैरेलल में तो ऐड हो जाते हैं। अब आप ये सोचो कि यहां से कितना चार्ज निकला। क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यह देखना है कि बैटरी ने कितना वर्क किया, फिर मुझे यह देखना है कि कितना स्टोर हुआ, क्योंकि जो उसने वर्क किया, जो स्टोर हुआ, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो लॉस है। तो भाई पापा जी ने मुझे दिए थे 1000 रुपए, मेरी जेब में 600 रुपए, मतलब खर्च कितने हो गए, 400 ना। कैसे निकाले, 1000 माइनस 600 करके। वैसे ही बैटरी ने अब बैटरी ने कितना वर्क किया यहां पर, तो कितना चार्ज निकला, V कितना था बैटरी का, 2 वोल्ट। अब अगर तुम्हें Q पता चल जाए तो QV अपने पास वर्क डन होता है। तो अगर Q निकालना है मुझे, तो Q क्या होता है भाई, टोटल चार्ज कितना निकलेगा, C इक्विवेलेंट 5.5 इंटू V कितना है 2, आंसर क्या आ गया 11 माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज 11 माइक्रोकूलम यहां से निकला, और अगर V अपन को पता है 2 है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू Q
W इज इक्वल टू QV। सो उसके अकॉर्डिंग 11 इंटू 2 यानी कि ये आ गया 22 माइक्रो जूल, क्योंकि माइक्रो में मेरे पास कैपेसिटेंस था। तो 22 माइक्रो जूल मेरे पास वर्क डन आ गया है दोस्तों। 22 माइक्रो जूल से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, मगर ये बात पक्की हो गई है कि इतना तो वर्क बैटरी ने किया, मगर मुझे तो ये निकालना था कि कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो अब ये देखो कि कितना स्टोर्ड हुआ, और इससे एक बात और कंफर्म हो गई कि ऑप्शन ए तो नहीं है, क्योंकि जितना उसने वर्क किया पूरा का पूरा तो लॉस नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आंसर नहीं है। अब अपन देखते हैं कि भाई साहब इन्होंने कहा क्या है अपन से। अब अपन देखते हैं कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है दोस्तों? एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ CV स्क्वायर। तो अगर अपन देखें तो एनर्जी स्टोर्ड हुई हाफ CV स्क्वायर, C इज 5.5, V इज 2 का स्क्वायर, क्योंकि V2 था और ये C अपने पास टोटल था, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ गई 11 माइक्रो जूल। अगर अपन यहां पर देखें तो 22 माइक्रो जूल आपने वर्क किया था, और यहां पर अगर हम देखें तो स्टोर हो रहा है हाफ CV स्क्वायर के अकॉर्डिंग 11 माइक्रो जूल। तो टोटल वर्क 22 था, 11 चला गया, स्टोर्ड है, तो बचा हुआ 11 लॉस हो गया। यानी आंसर इज हियर बल्लू, B फॉर बबीता इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें एक चीज और है, मैं बिना सॉल्व करे भी आंसर दे सकता था, मतलब बिना सॉल्व करे मतलब सिर्फ QV निकाल के। कैसे? क्योंकि अगर आप देखो तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने यहां पर लिखा था हाफ QV। तो बैटरी कितना वर्क करती है? QV। स्टोर कितना हो रहा है? हाफ QV। मतलब कि एक्चुअली पूरी प्रोसेस में कितने परसेंट एनर्जी का लॉस होता है? 50%। तो भाई खत्म हो गई ना यार कहानी यहां पर। अगर आप QV निकाल चुके थे, 22 था, तो लॉस कितना होगा? आधा हो जाएगा, तभी तो आधा स्टोर होगा। तो यहीं से आंसर दिख रहा था कि 11 माइक्रो जूल इज द करेक्ट आंसर, यानी B फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे पक्की बात है कि तुम्हें समझ में ये आया है, सबसे भारी क्वेश्चन था ये। ओके, इससे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब इस केस में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। सबसे पहले ये देखो कौन सीरीज कौन पैरेलल। क्या ये दोनों के एंड टर्मिनल कॉमन है यहां पर और यहां पर? इसका मतलब है ये दोनों भाई पैरेलल है। अगर इन दोनों के भी कॉमन है टर्मिनल्स, इसका मतलब है ये दोनों भाई भी पैरेलल है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, पैरेलल है तो ऐड हो जाते, तो ये आ जाएगा मेरे पास A, ये दोनों पैरेलल है तो ऐड होके हो गया 2, ये मेरे पास है 1 बीच में, फिर ये दोनों पैरेलल है तो ये फिर से हो गया मेरे पास 2। तो ये मेरे पास 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, क्या ये मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में है। अब मुझे अगर ये दिख रहे हैं तो मुझे C इक्विवेलेंट सीरीज में निकालने का फॉर्मूला पता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, चलिए ऐड कर दीजिए भाई इन सबको। एलसीएम आ चुका है आपके पास 2, 1 प्लस 2 प्लस 1, यही आया। अगर ये आया आपके पास तो अब आपके पास 1/C इक्विवेलेंट था ये, तो 1/C इक्विवेलेंट आ चुका है 4/2, यानी C इक्विवेलेंट आ चुका है 2/4, यानी कि 1/2 माइक्रोफैरड। यानी आंसर है दोस्तों 1/2 माइक्रोफैरड, यानी 0.5 माइक्रोफैरड। डॉली इज द करेक्ट आंसर। तो ढूंढो, आंसर है डॉली। इसका आंसर 1/2 माइक्रोफैरड लिखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। मजा आया कि नहीं आया? और इतना लंबा सॉल्व करने की जगह अगर तुमने सिर्फ इतना देख लिया होता कि जब दो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट आएगा C/2, अगर n आइडेंटिकल होते हैं तो C/n आता है, तो अगर 2 हैं तो C/2, और फिर 1 और 1 फिर से 1/2, तो आंसर डायरेक्ट ओरली भी आ सकता था। हम MCQ की टेक्निक्स को करेंगे तो उसमें अपन को हेल्प मिल जाएगी जल्दी से आंसर निकालने में। टेंशन ज्यादा मत लिया करो यार। चलो आगे। ओके, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। x और y के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है? कोई बता सकता है कि क्या है ये, 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 क्या है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज है दोस्तों। ये क्या कर रहे हो ना? ये दो हमारे पास साइड आर्म्स हो गए, A C B D, 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स हैं, 4 जंक्शन 5 कैपेसिटर्स, मतलब 99% चांसेस हैं कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। अब अगर अपन देखें तो A पॉइंट हो गया ये, C पॉइंट हो गया ये, B पॉइंट हो गया ये, और D पॉइंट हो गया ये। और मुझे ये जो A वाला था यहां X है और यहां पर Y है। अब अगर आप गौर से देखो तो A और C के बीच में ये आ गया एक 6 माइक्रोफैरड, ओके। फिर A और B के बीच में 6 माइक्रोफैरड, ओके।
ठीक है। फिर बी और सी के बीच में आ गया एक अपने पास 20 माइक्रोफेरेड, ओके। फिर बी और डी के बीच में आ गया एक 20 माइक्रोफेरेड, ओके। फिर बी सी और डी के बीच में आ गया एक कितना 20, सी और डी नहीं, बी और डी के बीच में 6 है, ओके। और फिर सी और डी के बीच में अपने पास कितना है 6 है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है दोस्तों, और व्हीटस्टोन ब्रिज में कंडीशन होती है कि अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो तो बैलेंस होता है। और अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स व्हीटस्टोन ब्रिज में सेम वैल्यू के हो तो आंसर 1 के बराबर आ जाता है। यानी कि मैं ओरली इसका आंसर निकाल सकता हूं और कह सकता हूं कि वो आने वाला है 6 माइक्रोफेरेड, क्योंकि 6 6 6 6 और 6/6 इज इक्वल टू 6/6, यानी इसका कोई सेंस नहीं है। और अब अगर आप इसको दोनों को सीरीज में, फिर ये सीरीज में और फिर वो पैरेलल में सॉल्व करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर को पकड़ना सीखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है दोस्तों, ओके। इसके बाद अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर एज अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 माइक्रोफेरेड इन एयर में इसके पास है 50 माइक्रोफेरेड एंड 110 माइक्रोफेरेड इन ऑयल। मीडियम के अंदर है 110 माइक्रोफेरेड। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑयल, मैंने आपको बताया था कि जब भी मीडियम में मांगे तो अपने पास C मीडियम अपॉन C एयर, यानी कि जब मीडियम होगा और एयर होगा इसका रेशियो निकाल दीजिए 110 डिवाइडेड बाय 50। तो C मीडियम अपॉन C एयर करेंगे तो ये आ जाएगा 110/50, यानी डिवाइड करने पे ये दे रहा है अपन को 2.2, और 2.2 मेरे किस ऑप्शन में, डॉली ऑप्शन में है, यानी कि डॉली आंसर है। ढूंढो, आंसर इज 2.2। तो ये आपके पास बड़ा बटे छोटा, बिग बाय स्मॉल करोगे आंसर निकल आएगा। चलो अगला देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस विद द, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बातें कर रहा है, और उस केस में मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस कम होगा, मीडियम आएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। हमको क्या बोला है, इंक्रीजेस। डिक्रीज इन एरिया, एरिया कम करेंगे तो कम होगा, बढ़ेगा नहीं, तो ये आंसर नहीं है। इंक्रीज विद इट्स डिस्टेंस, अगर D बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा भाई साहब, बढ़ेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं इंक्रीज इन एज, ओहो ये मिला आंसर, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, यानी कि चंपा इज दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि और वैसे भी देखो, अगर जब भी आपको एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और अगर दो आंसर्स एक दूसरे के, ऑप्शंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो 90% चांसेस होते हैं कि वही आंसर है। एक बोल रहा है डिक्रीज इन एरिया, एक बोल रहा है इंक्रीज इन एरिया, अब एक ना एक से तो ये चेंज होने वाला है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस वो एरिया पे डिपेंड ही ना करे। तो यहां पर एरिया डिपेंडेंट था, ये पता है, तो इसका मतलब ये था कि या तो ए है या फिर सी है, और दिख गया कि एरिया बढ़ने से सी बढ़ जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों मैंने आपको वो वैरायटी दिखाने की कोशिश करी है जो इस बार के सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। इस वीडियो में तो इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना, और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आ जाओ, वहां पर आपको सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं। दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।